हेलो साथियों, नमस्कार, वंदे मातरम। मैं गणेश स्वागत करता हूं आपके प्यारे परिवार सॉल्यूशन विद गणेश में। कैसे हैं साथी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, शानदार होंगे, ज़बरदस्त होंगे और तैयारी भी अपनी शानदार ज़बरदस्त रूप में कर रहे होंगे। तो साथी, कल की क्लास में हम लोगों ने रजिया सुल्तान एवं बलबन के बारे में पढ़ लिया था, जो कि गुलाम वंश के शासक थे। ठीक है साथी, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश के बारे में। दिल्ली सल्तनत के खिलजी वंश के बारे में। तो खिलजी वंश को शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि जो भी साथी मेरे अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं, वो तुरंत जाके सॉल्यूशन विद गणेश को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हमारी क्लास आप तक पहुंचती रहे और आप तैयारी करते रहें। ठीक है साथी, चलिए हम शुरुआत करते हैं आज खिलजी वंश की। खिलजी वंश इसका शासनकाल कब से कब तक रहा? तो इसका टाइम पीरियड जो रहा वो रहा 1290 से 1320 ईस्वी तक इसका शासनकाल रहा। खिलजी वंश के संस्थापक जो थे वो थे जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। यह खिलजी वंश के संस्थापक थे। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को गुलाम वंश के शासक ने शबाना का सूबेदार नियुक्त किया था। किसे? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को क्या नियुक्त किया था? तो शबाना का सूबेदार यानी गवर्नर। क्लियर है साथी? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने शाइस्ता खां की उपाधि धारण की। यानी जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की उपाधि कौन सी थी? तो आप कहेंगे सर जी शाइस्ता खां थी। इसे कैकुबाद ने सर ए जहांदार के पद पर नियुक्त किया। सर ए जहांदार के पद पर नियुक्त किया था। कौन किया था? कैकुबाद ने किया था। कैकुबाद कौन था? तो गुलाम वंश का शासक था। ये बात आपको ध्यान रखना है। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का राज्याभिषेक 1290 ईस्वी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो किलोखरी महल में हुआ था। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी का राज्याभिषेक 1290 ईस्वी में किलोखरी महल में हुआ था। इस किलोखरी महल को कैकुबाद ने बनवाया था। कौन बनवाया था? कैकुबाद ने। जब इसका राज्याभिषेक हुआ तब इसकी उम्र 70 वर्ष थी। इसलिए इसे सबसे बूढ़ा शासक कहा गया। आपसे भी पूछ लिया जाए कि सबसे बूढ़ा शासक कौन था, तो आप कहेंगे कि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। उसकी उम्र 70 वर्ष थी जब वह गद्दी पर बैठा था। ठीक साथी, खिलजी वंश की राजधानी जो थी वो थी किलोखरी। खिलजी वंश की जो राजधानी थी वो क्या थी? किलोखरी थी। जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन कर देता है। कौन कर देता है? तो अलाउद्दीन खिलजी। यह इसकी हत्या कर देता है और खुद गद्दी पर बैठ जाता है। अब हम लोग पढ़ेंगे अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अलाउद्दीन खिलजी एक अच्छा शासक था। इसके बारे में काफ़ी जानकारी दी गई है, तो हम लोग उसको एकदम बाकायदे बारीकी से पढ़ेंगे। क्लियर है साथी? तो अलाउद्दीन खिलजी, सबसे पहले देखते हैं इसका शासनकाल, टाइम पीरियड। इसका टाइम पीरियड कब से कब तक रहा? तो 1296 से 1316 तक इसका टाइम पीरियड रहा। इसका मूल नाम जो था वो था अली गुरशास्प इसका मूल नाम था। इसका राज्याभिषेक बलबन के लाल महल में हुआ था। ये जो लाल महल है ये किसने बनवाया था? तो बलबन ने बनवाया था। ठीक है साथी, अलाउद्दीन खिलजी की उपाधि क्या थी? तो अलाउद्दीन खिलजी की उपाधि थी सिकंदर शाहनी। किसकी उपाधि थी? तो अलाउद्दीन खिलजी की थी। क्लियर है साथी?
अलाउद्दीन खिलजी ने सैनिकों को नगद वेतन देना प्रारंभ किया। यह सैनिकों को नगद वेतन देता था। और इसने एक काम और किया, यह बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू किया। बाजार नियंत्रण प्रणाली यानी कि मार्केट, मान चलिए आप लोग मार्केट जाते हैं तो मार्केट में एक नियंत्रित रूप से उसका दाम फिक्स होना, यह बाजार नियंत्रण प्रणाली था। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने अस्थाई सेना रखना प्रारंभ किया। अस्थाई सेना रखना प्रारंभ किया। इसने सैनिकों का हुलिया तैयार किया। सैनिकों का हुलिया यानी उसके ड्रेसेस तैयार किए, उसके ड्रेस तैयार किए। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। यह घोड़े दागने की प्रथा चालू किया। यह घोड़े दागने की प्रथा चालू किया। अब हम लोग देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी के निर्माण। अलाउद्दीन खिलजी के निर्माण देखते हैं। तो अलाउद्दीन खिलजी के निर्माण में हम लोग देखेंगे, पहला उसने किया सिरी का किला, दूसरा अलाय दरवाज़ा बनवाया, तीसरा 1000 खंभा महल बनवाया। इस जो ये 1000 खंभा महल है, इस महल में 1000 खंभे थे। ठीक है। और जमैयत खाना मस्जिद भी यह बनवाया। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि यह चारों जो निर्माण इसने कराया, यह कहाँ स्थित है? तो यह चारों के चारों दिल्ली में निर्माण कराया था। क्लियर है साथी? उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के संरक्षण देख लेते हैं कि इसने किन किन लोगों को संरक्षण दिया था। ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था, यह 2 लोगों को संरक्षण दिया। पहला था हसन निजामी और दूसरा था अमीर खुसरो। तो हम लोग थोड़ा सा अमीर खुसरो के बारे में जान लेते हैं। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद कहा जाता था। अमीर खुसरो को तोता ए हिंद कहा जाता था। और अमीर खुसरो का जन्म कासगंज पटियाली में हुआ था। क्लियर है साथी? अलाउद्दीन खिलजी के समय जो आक्रमण हुआ था उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि इसके समय में जो आक्रमण हुआ था, जो अभियान हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है और आपके एग्जाम में पूछे भी जाते हैं। ठीक है साथी? तो गुजरात विजय, इसका पहला आक्रमण जो था, ये गुजरात विजय था। यह 1298 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। गुजरात विजय यानी यह युद्ध अहमदाबाद के बघेल शासक, उनका नाम था कर्ण, तथा अलाउद्दीन खिलजी की सेना के बीच होता है। यह युद्ध जो होता है अहमदाबाद के बघेल शासक कर्ण तथा अलाउद्दीन खिलजी की सेना के मध्य होता है। और अलाउद्दीन खिलजी की सेना में कौन कौन शामिल थे? तो आप इतना याद रखिएगा कि अलाउद्दीन का जो सेना था वो एक उलूग खां था और दूसरा नुसरत खां था। ये 2 सेना थे जो कि युद्ध में अक्सर जाते थे। क्लियर है साथी? इस युद्ध में कर्ण हार जाता है। यह गुजरात विजय का जो युद्ध होता है, इसमें कर्ण हार जाता है तथा अलाउद्दीन खिलजी की सेना जीत जाती है। अलाउद्दीन खिलजी की सेना जीत जाते हैं। कर्ण हारने के बाद भाग जाता है। और भाग कर कहाँ जाता है? जब कर्ण हारता है तो हारने के बाद भाग जाता है और भागने के बाद जाता है देवगिरी के शासक रामचंद्र जी के यहाँ। किसके यहाँ जाता है? तो रामचंद्र के यहाँ जाता है और वहाँ पे इनके यहाँ शरण ले लेता है। जब शरण ले लेता है तो उसके बारे में आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे कि जब कर्ण रामचंद्र के यहाँ शरण ले लेता है, तब उसकी पत्नी कमला देवी से अलाउद्दीन खिलजी विवाह कर लेता है। अलाउद्दीन खिलजी क्या कर लेता है? विवाह कर लेता है और विवाह करके उसे अपनी प्रिय रानी बनाता है। उसे अपनी प्रिय रानी बना लेता है। कौन? अलाउद्दीन खिलजी। नोट पढ़ते हैं। गुजरात विजय करके लौटते समय नुसरत खां ने 1000 दिनार में
एक हिंदू किन्नर मलिक काफूर को खरीदा। नुसरत खां ने 1000 दिनार में एक हिंदू किन्नर खरीदा जिसका नाम क्या था? मलिक काफूर। इसलिए मलिक काफूर को 1000 दिनारी भी कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी के अभियान हम लोग पढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के अभियान पढ़ते हैं। तो पहला अभियान था इनका रणथंभौर अभियान। इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। तो आप लोगों से अनुरोध करना चाहते हैं कि जो भी बच्चे अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं वो जाके सॉल्यूशन विद गणेश से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपनी तैयारी करते रहें। ठीक है साथी। रणथंभौर के अभियान को हम लोग पढ़ते हैं। तो जो रणथंभौर का अभियान था यह 1301 ईस्वी में हुआ था। यह 1301 ईस्वी में हुआ था। यह अभियान हम्मीर देव कौन थे? तो ये रणथंभौर के शासक थे। रणथंभौर के शासक थे हम्मीर देव तथा अलाउद्दीन खिलजी की सेना के बीच यह अभियान होता है और इस अभियान में हम्मीर देव हार जाता है तथा अलाउद्दीन खिलजी की सेना जीत जाती है। उम्मीद करता हूँ साथी आपको कक्षा अच्छी लग रही होगी और आपने तैयारी ज़बरदस्त रूप में कर रहे होंगे। इस अभियान में अलाउद्दीन का एक सेना नुसरत खां मारा जाता है। किस अभियान में मारा जाता है ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है और यही एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि अलाउद्दीन का ऐसा कौन सा अभियान था जिसमें उसका जो एक सेना था नुसरत खां वह मार दिया जाता है। तो आप कहेंगे कि सर जी वह अभियान ये रणथंभौर का अभियान था। ठीक है साथी, इसमें नुसरत खां मार दिया जाता है। हम्मीर देव जो रणथंभौर के शासक थे इन्होंने मंगोल नेता मोहम्मद शाह तथा केहब को शरण दिया था। इसने क्या किया था? मंगोल नेता मोहम्मद शाह तथा केहब को शरण दिया था। अब दूसरा अभियान हम लोग पढ़ते हैं अलाउद्दीन खिलजी का चित्तौड़ अभियान। यह अभियान कब हुआ? तो यह अभियान जो हुआ चित्तौड़ अभियान जो हुआ ये हुआ 1303 ईस्वी में। 1303 ईस्वी में। आगे यह अभियान जो चित्तौड़ का अभियान हुआ यह अभियान चित्तौड़ के राजा राणा रतन सिंह तथा अलाउद्दीन खिलजी के मध्य होता है। यह अभियान चित्तौड़ के राजा राणा रतन सिंह तथा अलाउद्दीन खिलजी के मध्य होता है जिसमें राणा रतन सिंह हार जाता है तथा अलाउद्दीन खिलजी जीत जाता है, विजयी हो जाता है। ठीक है साथी। राणा रतन सिंह के हार जाने के बाद जब राणा रतन सिंह हार जाता है तो उसकी पत्नी पद्मावती क्या करती है? तो भैया जो इसकी पत्नी पद्मावती होती है वह अपना प्राण त्याग देती है। और अपना प्राण किस प्रथा द्वारा त्यागती है? तो अपना ये जो प्राण त्यागती है इसको कहते हैं जौहर प्रथा। यह जौहर प्रथा द्वारा यह अपना प्राण त्याग दी थी। ठीक है साथी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा होगा। यदि अच्छा लग रहा हो तो आप लोग लाइक ज़रूर करें और जहाँ तक हो सके आप लोग शेयर करें। ठीक है साथी, आगे बढ़ते हैं। जौहर प्रथा का अर्थ होता है, जौहर प्रथा का मतलब क्या होता है आप लोग समझते हैं? जौहर प्रथा का मतलब ये होता है कि वह आग में कूद जाते थे। जो औरतें थी वह जब उनके पति का देहांत होता था, जब मृत्यु होती थी तो वो क्या करती थी? आग में कूदकर जल जाती थी। इसी को जौहर प्रथा कहा जाता था। ठीक है साथी, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। राणा रतन सिंह के हार जाने के बाद अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ का नाम बदलकर अपने पुत्र खिज्र खां, अलाउद्दीन खिलजी का जो पुत्र था खिज्र खां था, इसके नाम पर यह जो है खिजराबाद रख देता है, चित्तौड़ का नाम बदलकर। क्लियर है साथी? आगे बढ़ते हैं। नोट पढ़ लेते हैं। 1303
ईस्वी में 1303 ईस्वी में काकतीय सेना और अलाउद्दीन खिलजी की सेना के मध्य युद्ध हुआ था। 1303 ईस्वी में काकतीय सेना तथा अलाउद्दीन खिलजी की सेना के मध्य युद्ध होता है, जिसमें काकतीय सेना अलाउद्दीन खिलजी की सेना को हरा देते हैं। ठीक है साथी, हरा देते हैं। इसके बाद तीसरा अभियान हम लोग पढ़ेंगे। तो तीसरा अभियान आपका जो है उसको हम लोग पढ़ेंगे तो ये जो तीसरा अभियान है तेलंगाना अभियान, यह अभियान 1309 ईस्वी अथवा 1310 ईस्वी में होता है। यहाँ पे 1309 तथा 1310 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि कई बुक में दिया है 1309 और कई बुक में दिया है 1310, इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों रख दिया है, तो आप लोग याद कर सकते हैं अच्छे ढंग से। यह अभियान 1309 अथवा 1310 ईस्वी में होता है और यह अभियान तेलंगाना के राजा प्रतापरुद्र देव तथा मलिक काफूर के मध्य होता है, मलिक काफूर के बीच होता है। ठीक है साथी, तो प्रतापरुद्र देव एक कायर राजा था। इस युद्ध से सिद्ध होता है कि प्रतापरुद्र देव जो था वह एक कायर राजा था। इसने युद्ध को लड़ने से पहले ही अपने आप को मलिक काफूर के सामने समर्पित कर देता है, यानी कि यह अपने आप को आत्मसमर्पण कर देता है किसके सामने? मलिक काफूर को। क्लियर है? आगे प्रतापरुद्र देव यह अपनी मूर्ति बनवाकर गले में सोने की चैन डालकर, देखिए यह क्या करते हैं, प्रतापरुद्र देव अपनी मूर्ति बनवाते हैं और मूर्ति बनवाकर गले में सोने की चैन डालकर मलिक काफूर को सौंप देते हैं। कौन? प्रतापरुद्र देव। मलिक काफूर इसी समय कोहिनूर हीरा भी प्राप्त कर लेता है। ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, नोट वाला, आप लोग इसको याद रखिएगा। दिल्ली सल्तनत का पहला सेनापति मलिक काफूर क्या था? वह सेनापति था। तो यह दिल्ली सल्तनत का पहला सेनापति था जिसने दक्षिण पर विजय प्राप्त की। ठीक है साथी, तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको आज की क्लास अच्छी लगी रही होगी और आप लोग अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही साथी, आप लोग तैयारी करते रहिए और जो भी अभी तक मेरे चैनल से नहीं जुड़े हैं, मैं एक बार फिर से कह देना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाएं सॉल्यूशन विद गणेश से और उसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है साथी, और जो भी बच्चे पिछली क्लास नहीं देखे हैं वो जा कर के चैनल पर वहाँ देखेंगे, संपूर्ण इतिहास का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप उसको ओपन करके एक क्लास देख सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं। साथ ही अपनी तैयारी आप लोग शानदार ज़बरदस्त रूप से करते रहिए, सफलता आपको ज़रूर मिलेगी, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। ठीक है साथी, तो धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।